नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में मेरे साथ जो विशिष्ट मेहमान हैं वो मध्य प्रदेश में एक सीनियर राजनीतिक शख्सियत तो हैं, लेकिन उसके साथ ही वो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में लोकतांत्रिक देश हमारा है और दुनिया का महान लोकतांत्रिक देश है। लेकिन इसके साथ ही वो जिस पद पर हैं उस पद का महत्व इस लोकतंत्र में बहुत अधिक है, क्योंकि वो उस नियामक संस्था के प्रमुख हैं जो लोकतंत्र का मंदिर कही जाती है और जहां निर्वाचित जनप्रतिनिधि आकर किसी भी प्रदेश की जनता के भविष्य, उसकी बेहतरी के लिए योजनाओं की रूपरेखा और भविष्य के और बेहतर व्यवस्था करने के आकल्पन में जुटते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ सत्ताधारी दल भी है, विपक्ष भी है और इनके बीच में एक संयोजन और सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक पदों को लेकर छीटाकशी इस देश में बढ़ी है जो अच्छी परंपरा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी अवधारणा का निर्माण भी करती है जो जनता के मन में कई भ्रम उत्पन्न करती है। लेकिन ये दायित्व संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तित्वों का भी है कि वो अपने कार्य से उस भ्रम का निवारण करें और वस्तु स्थिति लोगों तक पहुंचाएं कि कई बार एक परसेप्शन बनाया भी जाता है। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, जिनसे हम बात करेंगे कई महत्वपूर्ण विषय। और उनसे बात करना बहुत दिलचस्प होता है क्योंकि वो सिर्फ एक राजनेता या राजनीतिक व्यक्तित्व ही नहीं है, वो एक विचार दृष्टि रखने वाले राजनेता भी। सर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर। एक महत्वपूर्ण पद पर आप हैं जैसा मैंने कहा, और हमने हमेशा देखा कि आने के बाद आपकी दृष्टि जिस तरह की रही है, अभी आपकी रिसेंटली जो दृष्टि हमने देखी कि विधानसभा में उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो राजनेताओं को लेकर कहीं ना कहीं हल्के, असंसदीय और कहीं ना कहीं छीटाकशी से परिपूर्ण होते हैं। कई और भी प्रश्न हैं कि विधानसभा की कार्यवाही को लेकर, लेकिन पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि विधानसभा की कार्यवाही मर्यादित हो, शब्दों का संतुलित और सही प्रयोग हो और ये स्वेच्छा से हो, इसके लिए क्या आप देखते हैं? नहीं, इसका लगातार मेरे पहले भी लगातार प्रयास होता रहा जी, क्योंकि मर्यादा ही सब कुछ है। हम समाज में रहने वाले लोग हैं। समाज, विधानसभा आप छोड़ दीजिए, लोकतंत्र का यदि मंदिर है विधानसभा, उसको बाहर भी आप देखें तो हम आप जब एक साथ बैठते हैं तो बहुत सारी मर्यादाएं हमारे बीच में होती हैं, जिसी से हमारा संतुलन बनता है, समाज को ठीक दिशा में चलाने का काम होता है। तो वो मर्यादा का तो पालन करना ही होगा। अब वहाँ ये है कि संसदीय परंपराओं का भी पालन करना, मर्यादा तो हो ही गई, संसदीय परंपराओं का या संसदीय जो व्यवस्था है उसका भी पालन करने की आवश्यकता होती। तो इसलिए जो कई बार ऐसा देखा गया कि तमाम लोग ऐसा शब्दों का चयन करते हैं जो मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के या पूरे देश के भीतर जब वो बात जाती है तो कई बार जनता को ऐसा लग सकता है कि जिनको हम चुन के भेजते हैं वो कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अखबारों को इतना लिखना पड़ता है, मीडिया को इतना दिखाना पड़ता है, तो उसको इस दृष्टिकोण से अपन लेते हैं कि जरा एक बार देख करके तो बता के तो देखेंगे, इन शब्दों का उपयोग नहीं करना, ये भी एक अभ्यास कर लेते हैं। इसीलिए वो सूची बन करके लगभग तैयार है, किताब भी छप कर तैयार हो रही है और अभी जब ये सत्र के पहले ही प्रशिक्षण करने वाले हैं, उसी प्रशिक्षण में विधायकों को वितरित करेंगे, उनको दिखाएंगे कि कृपा करके इन शब्दों का चयन मत करिए, बोलते वक्त इनको अवॉइड करने का प्रयास करिए। तो ऐसे कितने शब्द आप? 200 से ऊपर जाएंगे। 200 से ऊपर शब्द हैं। और इसके अध्ययन आपने क्या पुरानी प्रोसीडिंग्स देखकर निकाली हैं? नहीं, 2-3 तरह से। एक तो संसद में भी है इस तरह का, तो चूंकि पूरे देश का मसला है तो बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो अपने यहाँ नहीं लागू हो सकते हैं, तो उन सब से निकाल करके हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए कौन से शब्द मर्यादा के भीतर नहीं है उनको छांटना। और फिर अपने यहाँ भी जैसे बार बार जैसे आप देखते होंगे विधानसभा में जब वो कई शब्द आते हैं ना तो विलोपित करने का आदेश करते हैं अपनी तरफ से। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपन ध्यान नहीं दे पाए तो किसी न किसी सदस्य को खड़ा होकर कहना पड़ता है कि साहब इसको हटा दिया जाए, कार्रवाई से बाहर जाए, तब वो विलोपित का आदेश अपन करते हैं। तो उस विलोपन के आदेश से बचने का एक तरीका है कि उन शब्दों को अलग से लिखा भी जाता है कि कौन शब्द बोले गए थे। हालांकि वो पब्लिक डोमिनियन में नहीं आते पर वो रिकॉर्ड के भीतर रहते, उन्हीं को सबको छांट करके ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनको विलोपित करने का हमने आदेश किया है, हटाया हमने है, हमारे पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारियों ने, उनको ही सबको इकट्ठा करके
और उनको सेलेक्ट किया। उसके बाद भी जो शब्द आएंगे उनको सबको जोड़ते जाएंगे उसमें। और भी नया इसमें जो हाँ, भी यदि इस तरह का कोई आता है जो जी मर्यादा को उल्लंघन करता हो, गैर संसदीय हो, उनको सबको भी जोड़ने का प्रयास हाँ, करेंगे। तो इसके साथ एक ये भी व्यवस्था अपने आप ही प्रभावी हो सकती है कि ये 200 से अधिक जो शब्द चुने गए हैं, इनका अगर प्रयोग होता है तो ये एक विलोपन की प्रक्रिया में तुरंत ही हो जाएगा। हाँ, तुरंत हो जाए, अपने आप हो जाएगा, अपने आप ही हो हाँ, जाएगा, वो एक क्योंकि ये सूचीबद्ध शब्द हैं। सूचीबद्ध रहेगा। जैसे आएगा तो ना हमको कहना पड़ेगा ना किसी सदस्य को कहना पड़ेगा, हाँ, उनकी हो जाएगा, सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं नहीं रहेगा। होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, इसके लिए आपको बधाई। और आगे आप क्या सोचते हैं कि एक और चीज़ हमने देखी है कि हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा का लाइव प्रसारण नहीं होता, लेकिन बड़ी इसकी मांग होती है कि इससे दोनों व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं सदस्यों का आचरण और अधिक मर्यादित होगा, कुछ कहते हैं हंगामा भी बढ़ सकता है। आपकी क्या राय है? दोनों राय, जो दोनों राय आ रही, दोनों से मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं जी। एक सकारात्मक हो गया, जैसे सिक्के के दो पहलू है, इधर एक इस बार सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। तो उसका ऐसा भी हो सकता है कि उसका ये भी लिया जा सकता है कि हमारी टीआरपी बढ़ेगी, इंडिविजुअल टीआरपी बहुत तेज जाएगी, तो हम जितना हल्ला कर सकते हैं हमको करना है। एक ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम संसद के भीतर या विधानसभा के भीतर गैर मर्यादित आचरण कर रहे हैं तो हमारे क्षेत्र की जनता देखेगी, तो उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद हमारा सिलेक्शन गलत हो सकता है, गलत हुआ होगा। परंतु उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको भी कई बार प्रयास किया गया, सरकार भी चाहती है, सारे लोग चाहते हैं। तो एक तो हमको लगता है शुरू में अड़चन इस बात की आई कि केवल दूरदर्शन था जो इसको प्रसारित कर सकता था, और दूरदर्शन की पहुंच आज तक जनता तक नहीं है। माने गांव के भीतर यदि देखें तो अब जब से ही आपका DTH क्या क्या आ गए, उसके कारण आपके चैनल्स आ गए, तो वो थोड़ा सा पीछे हटा है। उसके कारण वो माध्यम हो नहीं सकता कि जो हम सबको बता सकें। फिर भी सरकार भी गंभीरता से इसमें विचार कर रही कि क्या किया जा सकता है, और ये प्रक्रिया में है ही है, हमने नहीं शुरू किया, ये पहले से ही है कि किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये विचार में पहले से है, विचार से पहले में। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे आपने दोनों दलीलों से सहमति दर्शाई कि कुछ लोग और ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं और कुछ संयमित भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने आपको देखा, माफ़ कीजिएगा मैं इंडिविजुअल एग्जांपल दे रहा हूँ, कि मैंने आपको कभी सदन में इस रूप में नहीं देखा कि जिसको मैं कहूँ कि आपने मर्यादा को विस्मृत किया है। ये एक इंडिविजुअल अप्रोच भी होता है, लेकिन इसका विकास भी होता है, हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग, आपका पालन पोषण और आपके राजनीतिक और पारिवारिक संस्कार। लेकिन एक संस्कार जो राजनीतिक संस्कार है, राजनीति में आने के बाद क्या पार्टियों को इंडिविजुअल लेवल पर इसके लिए नहीं प्रयास करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, स्वाभाविक है, पार्टियां, मैं जिस पार्टी में हूँ वहाँ पर भी प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं। मैं दूसरी पार्टी को तो जानता नहीं जी। जिस पार्टी से मैं, वहाँ प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं जी। काफ़ी विषयों पर, काफ़ी विचारों पर, काफ़ी सिद्धांतों पर तमाम सारी बातें वहाँ होती हैं, वो सिखाया भी जाता है। तो उसको मैं विधानसभा के भीतर 17-18 साल के भीतर मैंने कभी आक्रामकता नहीं दिखाई, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि अपनी बात कहने के लिए केवल आक्रामकता ही चीज़ नहीं है, कोई वही केवल नहीं है कि हम किसी का ध्यान आकृष्ट कर सकें। हम तथ्यों पर आधारित और सुसंगत शब्दों का प्रयोग करते हुए और एक विषय ज्ञान को लेकर के हमें कोई बात कहेंगे तो स्वाभाविक उससे भी ध्यान आकर्षित होता है। बिल्कुल ठीक है। हम लोग माने जाते हैं 24/7 24 घंटे चलने वाले चैनल। एक जनप्रतिनिधि के लिए भी ये कहा जाता है कि वो ऑफ होने का वक्त उसके पास नहीं है, उसके दरवाजे पर भीड़ लगी रहती है, लोग अपनी पीड़ा निवारण के लिए उसको एक महत्वपूर्ण केंद्र मानते हुए आते हैं। इसके बीच में उसकी अध्ययनशीलता कम होने का असर हमने डिबेट्स पर देखा है। अब वो बहसे नहीं रहे, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। विधानसभा में डिबेट्स का समय बहुत कम हो गया, शोर में डूब जाती हैं सारी चीज़ें। नहीं, दो तरह से देखिए, एक तो जो प्रिंट लाइब्रेरी है उस तरफ ध्यान लोगों का कम गया है, उसका कारण है जी आजकल बना बनाया उत्तर गूगल्स के माध्यम से कोई जैसे किसी चीज़ को हम जानना चाहते हैं, अपन ने डाउनलोड किया, पूछा तो वो तत्काल जवाब देता है। अपने को ढूंढना है कि चारों धाम कहाँ हैं, तो शायद वो किताब से ढूंढते कि कहाँ से कैसे जाना है। अब आप पूछे कि कैसे जाना तो बताएगा कि ट्रेन से जाना कि बस से जाना। तो ये उत्तरों की उपलब्धता बहुत नज़दीक आ गई है। तो शायद वो जो हमारी किताबें लाइब्रेरी में पड़ी हैं उनको पढ़ने की जहमत कोई नहीं उठाता है।
यहाँ तक कि विधानसभा चूंकि डिजिटल माध्यम से उसको हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अब वो भी पूछेंगे कि किस सन में किसी विधायक ने कोई प्रश्न का कैसे पूछा था, वो भी हमारे सामने होगा, तो हमको लाइब्रेरी में नहीं जाना पड़ेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि स्वाभाविक है आज की परिस्थिति में कल की परिस्थिति में बहुत अंतर था। कल का जो समाज था या जो लोग थे वो अपने विधायक से इस तरह की अपेक्षा नहीं करते थे जो आज करते हैं। और मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मैं दूसरे का उदाहरण नहीं जानता जी। कई बार इस तरह का टेलीफोन आता है कि साहब वो हमारे घर के सामने स्ट्रीट लाइट का बल्ब खराब है, बदलवा दीजिए। अब विधायक को केवल इसलिए टेलीफोन आ रहा है कि एक बल्ब बदलवा दे, जबकि नगर पंचायत का काम है, नगर पालिका का काम है, फिर उसका भी टेलीफोन हमारे पास आ रहा है जी। तो उसका दो ही कारण हो सकता है। एक तो ये कारण हो सकता है कि वो समझता होगा कि विधायक का कहना प्रभावकारी होगा, ये हो सकता है। या दूसरा कारण हो सकता है कि वो सहज रूप से विधायक से बात कर लेता है, शायद जो इसके लिए और जिम्मेदार प्रतिनिधि है उस तक वो पहुंचना उचित नहीं समझता होगा, क्योंकि वो सोचता है कि पहले वार्ड मेंबर के पास जाएं, फिर चेयरमैन के पास जाएं, फिर तो सीधे विधायक को लगाओ और लगा कर करो। तो इससे भी जब इस तरह की डिमांड्स आई, जैसे अब एक उदाहरण आपको बताते हैं कि अपने क्षेत्र में हम चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा काम करें, मुख्यमंत्री जी के पास जाएं तो बड़ी सड़कें ले लें, बड़ा कोई प्रोजेक्ट लेकर के चले जाएं, बेरोजगारों को दूर करने के लिए कोई इंडस्ट्री स्थापना की बात करें। तो अब वो जब सीएम के पास जाना हो या सीएम साहब से मिलना हो तो पता चलता कि ट्रांसफर की अजीब अपने पास हाथ में है, अपने पास ये इसके छोटे छोटे कामों को एक फहरिस्त खड़ी हो जाती है, तो अपन इंडस्ट्री की बात ही नहीं कर पाते, अपन बेरोजगारी के निदान के लिए कोई काम की बात नहीं कर पाते। तो ये भी तमाम सारी चीज़ें आई हैं जिससे विधायक का जो भूमिका होनी चाहिए वो शायद अदा करने में उसको भी तकलीफ होती है और कर नहीं पाता, जो करना चाहिए वो कर नहीं पाता और उसकी अति व्यस्तता और लोगों का जनअपेक्षाओं का बढ़ता दबाव, हाँ वो दबाव एक मानसिक दबाव रहता है। और चुनाव जीतने की सभी को चिंता रहती है, हम ही को है तो सबको तो रहवे करेगी, सबको रहती है कि चुनाव कैसे जीतना। ई लाइब्रेरी, इसको सबको एक डिजिटल एडिशन में बदलना, कौल शक्दर जो संसदीय प्रक्रिया की गीता, बाइबल और कुरान कही जाती है ये पुस्तक, इसको भी उपलब्ध करना कि अगर कोई विधायक अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहे कि विधानसभा की 10 साल पहले की कार्यवाही में क्या था, तो इसकी चुनिंदा चीज़ें धीरे धीरे क्या आप सोचते हैं दिशा में बढ़ना? नहीं, हो ही रहा काम ना, उसी की तो पूरी लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी कर रहे हैं डिजिटल। वो तो सीतासरण शर्मा के सामने ही हो गया था, काम ही चल रहा है, काम चल रहा है और बहुत सारा काम हो भी गया, करीब 60% के आसपास हो गया है। वाह। और अभी मेरे आने के बाद मैंने उसको रोक दिया कि प्रेजेंटेशन मैं भी देखना चाहता हूँ, यदि उसकी उपयोगिता है तभी आगे बढ़ाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो उसको रोक के रखा कि मैं एक बार देख तो लूँ कि क्या उसका उपयोगिता क्या है। बिल्कुल, क्या अनावश्यक तौर पर सरकार का पैसा जा रहा, कुछ उसका फायदा नहीं निकलता हो, फायदा ना हो, तो उसको वो भी देख करके, इसीलिए वो ये चूंकि दूसरी लहर आ गई, नहीं तो मैंने कोई डेट दी थी प्रेजेंटेशन की कि मुझे दिखावे, वो देख करके फिर उसका भौतिक सत्यापन कराएंगे, सब कराएंगे, तब आगे की ओर बढ़ेंगे, ऐसा करके। गौतम जी, एक और जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में आता है कि विधानसभा की 1 मिनट की कार्रवाई पर लाखों रुपए खर्च होते हैं और एक बहुत ही पूरा प्रदेश जो है उस समय विधानसभा की तरफ देखता है। सारे सरकारी अमले जो हैं वो जानकारी एकत्र करते हैं, जो माननीय सदस्य जिसका विवरण प्रस्तुत करते हैं, और मीडिया की रिपोर्टिंग, क्योंकि लाइव प्रसारण जब नहीं होता तो लोग अखबार और टेलीविज़न की रिपोर्टिंग के ज़रिए ही विधानसभा में क्या हुआ इसको जानते हैं। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन और मजबूत हो और प्रशिक्षण भी सतत रूप से चलता रहे, क्योंकि आमतौर पर दोपहर बाद का जो सत्र होता है वो मीडिया में भी उचित रूप से स्थान नहीं पा पाता है। आमतौर पर हंगामे मीडिया की सबसे पहली पसंद हो जाते हैं, जैसा आपने खूब कहा कि टीआरपी है, और सदस्यों को भी यही लगता है। तो आजकल हम देखते हैं पर्चे फाड़े जा रहे हैं, जैसा अभी लोकसभा में हुआ, अजीब से लबादे पहने जा रहे हैं, मुखौटे पहने जा रहे हैं, हल्ला कोई बैलगाड़ी से आता है, ये सब अधिकार है सदस्यों का, लेकिन कहीं इसके बीच में उसकी गंभीरता, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता, ये सब ना पीछे छिपे। वो कई बार लोकसभा में हमारे बड़े विद्वान सदस्यों ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि इस तरह के गर्भगृह में जाना या इस तरह के लबादा ओढ़ना, इस तरह के तमाम जो ये कह सकते कि जो नहीं है उसके भीतर उसको ला करके प्रदर्शित करना, ये अंतिम अस्त्र के रूप में प्रयोग करना। क्या बात है, अंतिम अस्त्र हो ये, अंतिम अस्त्र हो। पहला अस्त्र तो आपकी जवान है ना, वाणी है जी, तो उस जवान से पहले हमला वहां से करो ना,
जी जी, जिसके लिए आप चुन करके आए। आपने, जनता ने तो चुना नहीं कि आप जाके लाठी चलाना, आप किसी से लपटी लपटा करना, इसके लिए तो चुना नहीं। इसके लिए चुना आपको कि विधानसभा में जाओगे, हमारी बात कहोगे। वो बात को तो बात कहोगे कैसे? बात तो शब्दों से ही कहोगे ना। तो पहले तो शब्दों का चयन करो, उसके माध्यम से आओ, फिर ये अंतिम अस्त्र का प्रयोग करो। उसको पहला ही अस्त्र प्रयोग करते हो तो किसी के लिए वो उचित नहीं है। पहले अस्त्र के रूप में पहला ही उसको प्रयोग करो। जब वो सारी चीजें ऐसा हो कि अब ये नहीं हो रही हैं, तो तब हो। मैं तो कहता हूँ ना कि तीखा से तीखा सवाल पूछो ना, और सवाल तो पूछो। सवाल हम नहीं पूछेंगे, मुंह चुप रखेंगे, हाथ पांव चलाएंगे, तो शायद ये ठीक नहीं होगा। ये ठीक नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। और आप विधानसभा अध्यक्ष के इस महत्वपूर्ण कार्यकाल के दौरान जो आपकी दृष्टि रही, क्योंकि जैसा मैंने कहा आप विचारवान एक राजनेता के तौर पर विंध्य के हमेशा से देखे गए हैं, मध्य प्रदेश के भी बीजेपी के एक लीडर के तौर पर, तो क्या आपकी दृष्टि में आगे और आगे बढ़ने के क्रम है? नहीं, मैंने जब जिस दिन पद को संभाला उस दिन भी एक विचार व्यक्त किया था, उसी को लेकर के मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि विधानसभा में पहला अध्यक्ष मैं नहीं हूँ। प्रथम विधानसभा बनी तभी से कुंजी लाल जुर्वे से लेकर के और श्रीनिवास तिवारी जी और सीता सरन जी, तमाम लोग होते चले आए। रोहाणी जी 10 साल रहे, श्रीनिवास तिवारी 10 साल रहे, राजेंद्र शुक्ला जी रहे, ये सारे लोग, ब्रिजमोहन जी रहे, सारे लोग रहे। सब ने ही मिल कर के, यदि हम ये कहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा गौरवशाली इतिहास के साथ आगे बढ़ रही है, तो इन सब का योगदान रहा होगा। तो मैं अपनी तरफ से इस विधानसभा के लिए यही कर सकता हूँ कि जो उनने पिलर्स खड़े किए उसमें खरोच नहीं आने पावे, मैं उखड़े हुए खरोच को प्लास्टर कर सकूँ, यही मेरी भूमिका होगी और यही मैं संकल्प लेके काम करता हूँ। उम्मीद ये जरूर करता हूँ कि भाई विधानसभा को संवाद का क्षेत्र बनाओ, वाद विवाद का मत करो। ठीक बात है। संवाद का बनाओ ना, आप बढ़िया से बढ़िया सवाल करो, बढ़िया से बढ़िया तमाम बातें करो, वो करो। अभी जो अब एक बात आपने कही कि शाम को जो स्थिति बनती है तो ना वो मीडिया उस तरफ ध्यान देता, ना विधायक ध्यान देते। 11 से 12 वो जो प्रश्नकाल होता है या बहुत ज़्यादा आए तो ध्यानाकर्षण था। ध्यानाकर्षण जैसे ही बाकी विषयों पर चर्चा शुरू होती है तो धीरे धीरे करके उपस्थिति बहुत कम हो जाती है। तो उसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि वो जिन विषयों पर या जिन विभागों की चर्चा में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने को, वहाँ पर निश्चित रहता है लोगों का, दोनों दलों से या कई दलों से वो नाम आते हैं। समय, एक तो समय का निर्धारण होता है और समय निर्धारण के साथ दलों के नाम भी आ जाते हैं, कितने हमारी तरफ से बोलेंगे। तो जिनका जिनका नाम आ गया, तो जिनका जिनका नाम आ गया, चूँकि विषय बार उनको चर्चा कर दी, उसी विभाग में चर्चा कर दी, तो दूसरा शायद सदस्य ये सोचता होगा कि हमारी तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं, हमारी कोई बात होनी है। अच्छा, उसको सुन करके भी क्या करेंगे, उसको भी लगता होगा सुनकर क्या करेंगे। तो उसका मैंने अभी पिछली बार छोटा सा प्रयोग किया था, मुझे ऐसा लगा कि उसमें काफ़ी सफलता प्राप्त हो सकती। मैंने प्रयोग ये किया कि वो विभाग की चर्चा में जो सूची आई हमारे दलों की तरफ से, उसको अपनी तरफ से 3-3, 4-4 नाम मैंने अलग से, जिनका अप्रत्याशित था नाम, उनको संदेशा कहलवा दिया कि आपको ही बोलना है, और ऐसा करके भेज दिया उनको। तो वो अब आके बैठे थे कि हमारा नंबर आने वाला है, जबकि उस सूची में नहीं था, वो कर दिया। फिर जब ये सब हो गया उनका, फिर इसके बाद भी 20-25 मिनट का समय ले लिया और विधायकों से कहा कि भाई कोई अपना मांग करना चाहते हो तो विभागीय मंत्री के सामने आप 2 मिनट की, जिससे आपकी विधानसभा की बात आ जाए, आपकी क्षेत्र की जनता सुन सके कि आपने क्या मांगा। बहुत बढ़िया। तो इससे 15-20 विधायकों को उसमें शामिल कर लिया। तो उससे एक जिज्ञासा पैदा हुई कि भाई हमको अवसर मिल सकता है, और यदि बार बार ऐसा लगे लोगों की हमारे बोलने की सार्थकता है, हमको अवसर मिल सकता है, तो मैं समझता हूँ कि शाम के समय को भी मीडिया के हिसाब से भले टीआरपी वाला हम न बना सके, पर विधायिका के काम के और विधानसभा के काम के हिसाब से वो ठीक से संयोजन अपन कर सकते हैं और उपस्थिति ज़्यादा दर्ज करा सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत सराहनीय पहल है गौतम जी। कांग्रेस सरकार जब थी तो एक मुख्यमंत्री प्रहर करके एक प्रयास हुआ था, हालांकि वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, जो भी कारण रहा हो। जैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट में है प्राइम मिनिस्टर आर, वहाँ प्रधानमंत्री काल कहा जाता है, उसकी भी कोशिश ये थी कि मुख्यमंत्री से पक्ष विपक्ष के विधायक बिना किसी उसके क्रम के पूछ सके। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि जो हो चुका उसके लिए, लेकिन इस तरह की कड़ियाँ आपकी इस दृष्टि से मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर हमें आगे। उसमें विधानसभा की तरफ से कुछ प्रयास नहीं हुआ था जी,
वो जिनके द्वारा ये किया गया था, मेरी उनसे भी बात हुई है। अच्छा। उनने शायद देखा होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब वो प्राइम मिनिस्टर सावर्स आए, तो यहाँ से विधानसभा से 2-3 लोगों की एक समिति गई थी। अच्छा। उसका अध्ययन करने। जी, जी। शायद उसमें मुझे जहाँ तक याद है, जो मुझे बताया गया, पीसी शर्मा भी गए थे उसमें। अच्छा जी। उस समिति में वो गए थे, देख करके आए थे। हो सकता है उनने वो रिपोर्ट दी हो कि बहुत अच्छा है ये। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री को लगा होगा कि करने से एक तो बहुत सारी बातों का विधायक जो कहना चाहता कह लेगा, इसलिए उन्होंने शुरू किया। मुख्यमंत्री प्रहार करके उन्होंने शुरू किया। पर अब वो बंद हुआ, तो हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री जी को लगा हो कि ये तो बड़े जिस तरह के सवाल आते हैं, शायद उससे जो हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, तो शायद वो उल्टा हो सकता है। तो किसी न किसी कारण से बंद हो गई। ये तो वही कर सकते हैं मुख्यमंत्री। सदन कोई नियम नहीं बना सकता, कोई उनकी बाध्यता नहीं कर सकता, और वो तो केवल मुख्यमंत्री ही तय कर सकते हैं कि ऐसा करके उनको कुछ समय देना, संयोजित करना, वो उनका काम है। वो यदि चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप और क्या सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा को लोकतांत्रिक दृष्टि से और ऊर्जावान और सक्रिय बनाने के लिए सबके साथ आप आगे बढ़ें? सबसे बड़ा ये बात मैं जो सबसे कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब बार बार हम कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर, तो मंदिर को किसी तरह की खरोच नहीं आवे कि एक की जिम्मेदारी, केवल पुजारी भर की जिम्मेदारी नहीं, ठीक बात है। जो दर्शनार्थी श्रद्धालु आते उनकी भी जिम्मेदारी है कि उसकी मंदिर की मर्यादा, उसकी गरिमा और उसका जो आस्था का केंद्र है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे और आस्था का केंद्र बना रहे। ठीक बात। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, केवल पुजारी भर की नहीं है। पुजारी मतलब कि केवल एक व्यक्ति की नहीं है। और यदि ये हम करेंगे तो ये हमारे लिए, खासतौर पर माननीय सदस्यों के लिए, ये इससे बड़ा कोई मंच हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। जहाँ वो क्षेत्र की बात कह सके। और मैं कई बार तो ऐसा भी सोचता हूँ कि न केवल क्षेत्र की बात वो कहता है, यदि पर्सनालिटी भी वो डेवलप करना चाहता है, पूरे प्रदेश का नेता बनना चाहता है, तो उससे बड़ा मंदिर, उससे बड़ा मंच कोई हो नहीं सकता उसके लिए। बिल्कुल ठीक। और यदि वो चाहता है तो ऐसा वो पूरे प्रदेश का नेता बन सकता है, और उसकी जो तस्वीर जाएगी प्रदेश के सामने, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी भी ऐसा मत समझना। ये 2 पार्ट हैं। विधानसभा के भीतर तो हम लोग ही हैं, मुख्यमंत्री जी हो गए, नेता प्रतिपक्ष हो गए, माननीय सदस्य हो गए, हम भी हो गए, पर उसको जनता के बीच हमने जो कहा उसको ले जाने का काम तो आपका भी है ना। तो बिना आपके काम कैसे चलेगा? तो पहले प्रिंट मीडिया हुआ करता था तो लोग देखते नहीं थे, पर आजकल आप लोग ही फोटो उतार करके तो भेजते ही हैं। तो एक अंश ही सही जी, और अंश दिखाई पड़ता है। फर्क ये है कि मैं कई बार कहता हूँ कि भाई नेता अभिनेता 2 शब्द चलते हैं। तो हम नेता हैं और जो सिनेमा के कलाकार होते हैं अभिनेता होते हैं। वो भूमिका दोनों की ही तरह की। फर्क केवल ये है कि उनका रीटेक है, हमारा रीटेक नहीं है। तो हमेशा इसको हर नेता को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा रीटेक नहीं है। हमारे मुंह से निकले हुए शब्द फिर से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, उनको हटाया नहीं जा सकता है। क्या बात है। इसलिए हमको हमेशा ध्यान में 24 घंटे हमारे मन में हो कि चूंकि हमारे कृत्यों का, हमारे शब्दों का रीटेक नहीं है, इसलिए हमको सावधानी बरतनी ही चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। पूरी तरह मध्य प्रदेश में आप आश्वस्त करते हैं पक्ष विपक्ष को कि विधानसभा एक निष्पक्ष मंच के तौर पर हमेशा उपलब्ध है उनके व्यक्तित्व विकास के लिए। और जैसा आपने कहा कि मैं आपको पुजारी के तौर पर ही देखता हूँ कि लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा के पुजारी हैं आप, अनुष्ठान की शुरुआत आपसे ही होती है। तो आप दोनों को आश्वस्त करते हैं कि गरिमा के भीतर अपनी बात रखिए और मैं एक निष्पक्ष प्रणेता की तरह आपके साथ खड़ा हूँ। मैं विधानसभा में जब उस आसंदी में मुझे बैठाया गया तो स्वाभाविक मेरी जिम्मेदारी है बतौर संरक्षक। तो संरक्षक केवल विधानसभा के कर्मचारियों का संरक्षण नहीं है, या उस विधानसभा के संरक्षण की आवश्यकता नहीं जी। उसमें जो माननीय सदस्य चुन करके आता है वो किसी दल का हो, दल से विशेष महत्व नहीं है। यदि हमारे भीतर आया है वो विधानसभा है तो उसके अधिकारों का भी संरक्षक हूँ मैं, और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी ही है। तो उस भूमिका को अदा करने का प्रयास करता हूँ। अब ये बात विशेष तौर पर ध्यान देने की है कि आखिरकार हम भी तो किसी दल से ही चुन के आए ना, अलग से स्पीकर का चुनाव हो करके या डायरेक्ट जनता से चुन करके नहीं आया। तो जब जनता से चुन करके नहीं आया तो उन्हीं के बीच से आया हूँ। मातृ संस्था हमारी वही है, पर फिर भी जैसे उसको इस तरह से देखिए ना कि कोई
व्यक्ति परिवार से निकल करके पढ़ता है, लिखता है, फिर हाई कोर्ट का जज हो जाता है। तो जब पीठासीन होकर के वो बैठता है फैसले के लिए, तो मैं समझता हूँ कि न्याय ही कर रहा है ना वो, ठीक ठाक से सब। उसी तरह से तो वहाँ बैठाया गया, तो बैठा हूँ तो न्याय ही करूँगा दोनों पक्षों का। बहुत क्या हो सकता है माननीय सदस्य के संरक्षण का, वो जो हो सकता है अपनी तरफ से वो करने का बिल्कुल प्रयास ठीक है। वो एक पंच परमेश्वर की कुर्सी है और उस कंसाइंस के साथ, उस भाव और उस बोध के साथ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने बहुत विनम्रता से इस तरफ भी इशारा किया कि कई बार हमारी दृष्टि ये होती है कि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली की एक ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि जो भी अध्यक्ष है वो एक पार्टी से तो होता ही है। इसलिए कई बार हमारी दृष्टि में एक अवधारणा विकसित हो ही जाती है, लेकिन वो अवधारणा है। उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति जितना निष्पक्ष और न्यायशील होगा, ये लोकतंत्र इसीलिए और सुदृढ़ होता आया है और ये परंपरा आगे बढ़ती रहेगी। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको बहुत बहुत बातचीत के लिए, धन्यवाद आपको बुलाने के लिए, बातचीत करने के लिए जी, और मेरी भी बात को पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।